अली बाबा और 40 चोर, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक जादुई गुफा और खुल जा सिमसिम की आवाज गूंजने लगती है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस कहानी की असली कहानी उस खजाने वाली गुफा से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी है? और बस यही सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक जासूसी की दुनिया में ले जाता है। आज हम मिलकर पर्दा उठाने वाले हैं इस मशहूर अरेबियन नाइट्स की कहानी की असली पहचान पर। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करने से पहले एक बार उस कहानी को फटाफट याद कर लेते हैं जो हम सबको पता है। अली बाबा, 40 चोर और वो जादुई मंत्र खुल जा सिमसिम। हाँ, तो यही है वो कहानी जिसने हमारी कल्पना को सालों से उड़ान दी है और इसे हमेशा 1001 रातें यानी द 1001 नाइट्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माना गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? और बस यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। एक ऐसा सुराग, या यूं कहें कि सुराग का ना होना, जिसने सदियों तक बड़े बड़े विद्वानों को भी चक्कर में डाल दिया था। देखिए, बात यह है कि सदियों की खोज के बाद भी किसी को भी इस कहानी का कोई ओरिजिनल अरबी वर्जन मिला ही नहीं। मतलब कोई भी ऐसा हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट जो इसके यूरोप में छपने से पहले का हो। तो सवाल बहुत बड़ा और सीधा था। अगर ये कहानी अरबी की मूल कहानियों में थी ही नहीं, तो फिर ये आई कहाँ से? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारी जांच हमें पुराने बगदाद की गलियों में नहीं, बल्कि सीधे 18वीं सदी के पेरिस ले जाती है। और वहां हमारी नजर पड़ती है एक शख्स की पर्सनल डायरी पर। और बस यहीं पर इस डायरी के पन्नों में हमें हमारा पहला सबसे बड़ा सुराग मिलता है। गैलन ने अपनी डायरी में वो तारीख तक लिखी है जिस दिन उन्होंने पहली बार अली बाबा की कहानी सुनी थी। सोचिए। लेकिन गैलन की डायरी में सिर्फ कहानी का जिक्र नहीं था, उसमें उस कहानी के स्रोत का, यानी कहानी सुनाने वाले का नाम भी था। और इसी नाम ने इस मास्टरपीस के असली और अब तक गुमनाम रहे लेखक पर से पर्दा उठा दिया। और ये एक जबरदस्त खोज थी। मतलब जिस कहानी को हम सब सदियों पुरानी एक अरबी लोक कथा समझते आए थे, वो असल में एक ही इंसान के दिमाग की उपज थी। हन्ना दियाब, अलेप्पो शहर के एक कहानीकार। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारी जासूसी में एक और नाटकीय मोड़ तब आया जब 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बाद एक ऐसी खोज हुई जिसने मानो पूरे इतिहास को ही पलट कर रख देने की धमकी दे दी। साल था 1910। एक अमेरिकी स्कॉलर डंकन ब्लैक मैकडॉनल्ड ने एक सनसनीखेज ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें वो चीज मिल गई है जिसकी सदियों से सबको तलाश थी, अली बाबा की एक ओरिजिनल अरबी पांडुलिपि। पर सच्चाई तो कुछ और ही निकली, और वो भी ज्यादा चौंकाने वाली। कई दशकों बाद पता चला कि वो पांडुलिपि तो नकली थी, एक जालसाजी थी। असल में वो एक बैक ट्रांसलेशन था। मतलब किसी ने गैला के फ्रेंच टेक्स्ट को ही वापस अरेबिक में ट्रांसलेट करके ऐसा दिखाने की कोशिश की थी कि वो सदियों पुरानी ओरिजिनल कॉपी है। तो अब जब असली कहानी पर से पर्दा उठ चुका है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक कहानी ने, जो एक सीरियाई कहानीकार के दिमाग से निकलकर एक फ्रांसीसी लेखक की कलम तक पहुंची, उसने पूरी दुनिया में कैसे अपनी जगह बनाई और कैसे वक्त के साथ उसका रूप बदलता गया। यहाँ पर देखिए बदलाव कितना जबरदस्त है। जो चोर असल कहानी में खूनी विलन थे, वो फिल्म में रॉबिन हुड जैसे आज़ादी के सिपाही बन गए। और हमारा गरीब लकड़हारा अली बाबा, वो तो सीधा खलीफा का बेटा यानी एक राजकुमार बन गया। और सबसे बड़ी बात, कहानी की असली हीरो दासी मोर्जियाना, उसे तो अक्सर साइडलाइन ही कर दिया गया। अली बाबा की कहानी ने सच में पूरी दुनिया का सफर तय किया और हर संस्कृति ने इसे अपने रंग में ढाल लिया। नाइजीरिया से लेकर वेस्ट अफ्रीका और अमेरिका तक, हर जगह इस कहानी के अपने अपने वर्जन मिलते हैं जिन्हें बार बार सुनाया और अपनाया गया है। और इस कहानी का असर सिर्फ किताबों और फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, इसका असर बिजनेस, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि मिलिट्री स्लैंग तक में फैला हुआ है। मतलब हर जगह इसकी छाप है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, अली बाबा का असली लेखक आखिर है कौन? वो कहानी सुनाने वाला, या वो जिसने उसे लिखा, या फिर दुनिया भर की वो तमाम संस्कृतियां जिन्होंने इस कहानी को अपना लिया?
शायद किसी कहानी की असली खूबसूरती उसके लेखक में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि उसे कितने अनगिनत तरीकों से कहा और सुना जा सकता है।